दोस्तों, आपने बाजीराव का नाम तो सुना ही होगा। ये वह योद्धा था जिसने कई युद्ध जीतकर मराठा शक्ति को उत्तर भारत तक पहुंचाया। और अगर आप बाजीराव और मस्तानी की कहानी शुरू से सुनना चाहते हो तो पहले उनका परिचय जान लेना जरूरी है। बाजीराव बल्लाल का जन्म मराठा कुल में हुआ। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ खुद शाहू महाराज के समय महत्वपूर्ण पद पर थे और बाद में पेशवा बने। बालाजी विश्वनाथ ने बाजीराव को बचपन से ही राजनीति, कूटनीति और सैन्य कला सिखाई। बाजीराव की शिक्षा ज्यादातर रणनीतिक और प्रशासनिक थी। किताबों से अधिक मैदान और अभ्यास उनके गुरु थे। किशोर उम्र से ही बाजीराव में तेज सोच और साहस था। उन्होंने घुड़सवारी, तीर कमान और तलवारबाजी में निपुणता दिखाई। साहस के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गति भरी सेना और अद्वितीय घुड़सवार रणनीति। तेजी से आक्रमण और तुरंत पीछे हटकर दुश्मन को चकित कर देना, यही शैली आगे चलकर उनकी पहचान बनी। लगभग 1720 के आसपास शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। यह निर्णय कुछ सरदारों को जल्द ही स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि बाजीराव युवा थे, पर शाहू महाराज ने उनकी क्षमता पर विश्वास किया। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने मराठा सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को और संगठित किया और अपनी घुड़सवार टुकड़ियों से मुगल और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के खिलाफ तेजी से अभियान चलाए। बाजीराव का उद्देश्य सिर्फ विजय नहीं था, वे मराठा प्रभाव को स्थायी रूप से बढ़ाना चाहते थे। राजनीतिक समझदारी के साथ युद्ध कौशल दोनों उन्हें आते थे। उन्हीं वर्षों में उन्होंने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल बुंदेला के साथ गहरा संबंध बनाया, जिसका ऐतिहासिक असर आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाजीराव की निजी जिंदगी में उनकी पहली पत्नी काशीबाई थी। बाद में उनका गहरा नजदीकी रिश्ता मस्तानी से बनता है। इस रिश्ते ने राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी उठाए, पर मस्तानी का दर्जा इतिहास में राजघरानी ही माना जाता है क्योंकि वह छत्रसाल की संतान थी और उनके घराने से संबंध रखती थी। मस्तानी की माता रूहानी बेगम थीं, इसलिए मस्तानी का पारिवारिक पृष्ठभूमि मिश्रित थी और यही कारण था कि कुछ मराठा परंपरावादी उनके रिश्ते का विरोध करने लगे। बाजीराव की सबसे बड़ी वीरता थी उनकी तीव्र घुड़सवार टैक्टिक और तेज निर्णय क्षमता। उन्होंने मराठा सैन्य प्रगति को उत्तर की ओर बढ़ाया, कई मुगल ठिकानों पर दबाव डाला और स्थानीय राजाओं से समझौते कर पूरे इलाके पर मराठा प्रभाव कायम किया। अधिकांश इतिहासकार उन्हें 18वीं सदी के सर्वाधिक प्रभावशाली मराठा सेनापतियों में गिनते हैं। बुंदेलखंड 1727 से 1729 के आसपास मुगल फौज ने वहां भारी हमला किया हुआ था। महाराजा छत्रसाल बुंदेला घिरे हुए थे, उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, सेना कमजोर और मुगल कमांडर मोहम्मद खान बंगश ने चारों तरफ से दबाव बना दिया था। ऐसे समय में छत्रसाल ने एक चिट्ठी भेजी, मराठा पेशवा बाजीराव के नाम। चिट्ठी में लिखा था, जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई वैसे ही आज बुंदेलखंड तुम्हें पुकार रहा है। यह पंक्तियां इतिहास में दर्ज हैं। चिट्ठी हाथ में लेते ही बाजीराव की आंखों में हलचल दौड़ गई। मंत्री बोले, पेशवा, रास्ता कठिन है, मुगल ताकत बहुत बड़ी है। बाजीराव ने तलवार उठाई और शांत आवाज में कहा, अगर कोई मित्र संकट में है तो बाजीराव सोचता नहीं, निकल पड़ता है। इसी एक वाक्य ने इतिहास की दिशा बदल दी। बाजीराव अपनी तेज घुड़सवार सेना लेकर सीधे उत्तर की ओर बढ़े। तेज हवा, धूल का तूफान और बीच में एक अकेला योद्धा जो किसी भी मुगल सेना से भिड़ने को तैयार था। बंगश को अंदाजा भी नहीं था कि मराठा तूफान बुंदेलखंड की तरफ बढ़ रहा है। बंगश की सेना ने छत्रसाल को लगभग बंदी जैसा घेर रखा था, लेकिन अचानक मैदान में धूल उठी। मराठा घुड़सवारों ने बंगश की फौज पर बिजली की तरह हमला कर दिया। हार हार महादेव, बाजीराव की सेना गरजी। घोड़े हवा में उछले, तलवारें चमकी और बंगश को भागना पड़ा। कुछ ही घंटों में बुंदेलखंड आजाद हो गया। छत्रसाल ने जैसे ही बाजीराव को देखा, आगे बढ़कर कहा, आज तुमने सिर्फ मेरा राज्य ही नहीं, मेरी मर्यादा भी बचाई है। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर बाजीराव के चरणों में रख दी। यह बुंदेलखंड की ओर से सर्वोच्च सम्मान था। यहीं पहली बार इतिहास में दर्ज मुलाकात होती है बाजीराव और मस्तानी की। युद्ध के बाद एक शाम छत्रसाल ने उत्सव रखा। बुंदेलखंड की परंपराओं के अनुसार संगीत
और शस्त्र नृत्य होता था जिसमें राजघराने की महिलाएं भी हिस्सा लेती थीं। छत्रसाल ने हाथ से इशारा किया, यह मेरी पुत्री है, मस्तानी। मस्तानी राजघराने की पोशाक में थी, हल्का बुंदेलखंडी लहंगा, कमर में तलवार और हाथ में सितार। वह एक साथ योद्धा भी थी और कला में भी निपुण। बाजीराव ने उसे देखते हुए बस इतना कहा, अजीब है, युद्ध के बाद पहली बार किसी ने मुझे शांत कर दिया। मस्तानी मुस्कुराई, वीर ही दूसरे वीर को पहचान सकता है, इतिहास यही कहता है। दोनों की पहली बातचीत बेहद सम्मान और सौजन्य से भरी थी, किसी फिल्मी रोमांस की तरह नहीं, बल्कि दो तेजस्वी आत्माओं की मुलाकात की तरह। छत्रसाल ने बाजीराव को धन्यवाद स्वरूप 3 चीजें दी, अलगुड़ा परगना, 20,000 घोड़े और अपनी पुत्री मस्तानी का साथ, गंधर्व विवाह का प्रस्ताव। ये बातें मराठा बुंदेला रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। बाजीराव ने गहरा सम्मान दिखाया, लेकिन उसी समय निर्णय नहीं लिया। वह केवल इतना बोले, मेरा जीवन युद्ध का है, सोचकर ही कदम रखूंगा। बुंदेलखंड का युद्ध खत्म हो चुका था। छत्रसाल बुंदेला अब सुरक्षित थे। बाजीराव कुछ दिन वहीं रुके ताकि बुंदेलखंड की व्यवस्था फिर से स्थिर हो सके। इन्हीं दिनों में मस्तानी और बाजीराव के बीच वह सम्मान और विश्वास गहरा होने लगा, जो आगे चलकर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रिश्ता बना। एक सुबह बुंदेलखंड के महल में बाजीराव अपने सरदारों के साथ सेना की तैयारी देख रहे थे। उधर मस्तानी भी अपने पहरेदारों को घुड़सवारी का अभ्यास करा रही थी। बाजीराव ने पहली बार देखा, वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह एक प्रशिक्षित योद्धा थी। उन्होंने कहा, तुम तो छत्रसाल महाराज से भी बेहतर घुड़सवारी करती हो। मस्तानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, रक्त में बुंदेला परंपरा हो तो डर सीखने की जगह नहीं पाता। इस संवाद का उल्लेख बुंदेला लोक कथाओं और मराठा स्रोतों दोनों में मिलता है। मस्तानी युद्ध कला जानती थीं और यही बात बाजीराव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। छत्रसाल ने एक दिन बाजीराव को निजी कक्ष में बुलाया। वे धीरे से बोले, पेशवा, बुंदेलखंड पर यह उपकार जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं अपनी पुत्री मस्तानी का हाथ तुम्हें सौंपना चाहता हूं। यह इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि यह प्रस्ताव छत्रसाल ने सम्मान और कृतज्ञता के रूप में दिया था। बाजीराव कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें पता था यह संबंध पुणे और मराठा दरबार में भारी विवाद का कारण बनेगा। फिर भी उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर मस्तानी तैयार हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। छत्रसाल ने मुस्कुराकर कहा, उसने तुम्हें चुन लिया है पेशवा, वह वीर का साथ चाहती है, संपत्ति का नहीं। इतिहासकार मानते हैं कि मस्तानी और बाजीराव का मिलन गंधर्व विवाह की परंपरा पर आधारित था, जहां दो सहमत आत्माएं बिना बड़े रीति रिवाजों के एक दूसरे से बंध जाती हैं। मस्तानी ने कहा, मेरी जिंदगी में 2 ही ध्येय हैं, धर्म और प्रेम। अगर आप साथ चाहते हैं तो मैं आपके हर कदम पर साथ चलने को तैयार हूं। बाजीराव ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथ तलवार की तरह है, जो हाथ में हो तो व्यक्ति अजेय हो जाता है। दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं और इतिहास के अनुसार यहीं से उनका संबंध सहेज लिया गया। कुछ ही दिनों में बाजीराव को पुणे लौटना था। मस्तानी भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई, लेकिन बुंदेलखंड में ही बाजीराव को चेतावनी मिल चुकी थी, पेशवा, पुणे में इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाजीराव ने दृढ़ शब्दों में कहा, प्यार और कर्तव्य दोनों से भागना मेरा स्वभाव नहीं। मस्तानी शांत स्वर में बोली, और मैं भी संघर्ष से डरने वाली नहीं। बदरुल जमान की मुगल सेना पीछे हट चुकी थी। बुंदेलखंड की धरती पर धूल बैठने लगी थी। बाजीराव की तलवार अब म्यान में जा चुकी थी, पर उसकी वीरता की गूंज अभी भी हर ओर सुनाई दे रही थी। छत्रसाल अपने राज सिंहासन पर खड़े होकर कहते हैं, छत्रसाल, बाजीराव, आज तुमने बुंदेलखंड नहीं, मेरी आत्मा को बचाया है। बाजीराव झुककर जवाब देते हैं, बाजीराव, महाराज, जहां धर्म और न्याय खतरे में हो, वहां बाजीराव खड़ा ही मिलेगा। छत्रसाल अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, छत्रसाल, मराठा वीर ने अकेले हमारे पूरे राज्य को मुगलों से बचाया है। आज बुंदेलखंड उसका आरणी रहेगा। फिर वे बाजीराव की ओर देखते हैं, छत्रसाल, बाजीराव, मैंने अपने जीवन में कई युद्ध देखे हैं, पर तुम्हारी तलवार में भगवान का आशीर्वाद दिखता है। छत्रसाल कहते हैं, छत्रसाल,
तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें 3 उपहार देना चाहता हूं। अपनी उम्र भर की दोस्ती, अपने राज्य का 1/3 हिस्सा और दरबार में सन्नाटा छा जाता है। छत्रसाल, मेरी बेटी मस्तानी को तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूं। बाजीराव चौंकते हैं। बाजीराव, महाराज, यह निर्णय बहुत बड़ा है। छत्रसाल, मस्तानी सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है, और मैं उसे उस वीर के हाथ भेजना चाहता हूं जिसने मेरी धरती को बचाया। मस्तानी शांत खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में सम्मान था, पहले पिता के लिए, फिर उस योद्धा के लिए जो उसके राज्य को बचाकर खड़ा था। मस्तानी आगे बढ़कर कहती है, मस्तानी, पेशवा साहब, बुंदेलखंड पर जो आर्ण है, मैं उसे अपने साथ लेकर उतरना चाहती हूं। बाजीराव उसकी ओर देखते हैं। बाजीराव, मस्तानी, तुम्हारा निर्णय तुम पर मजबूरी नहीं बनेगा। मस्तानी, मैं मजबूरी में नहीं आ रही। युद्ध भूमि में जिस वीरता को देखा, वही मेरे कदमों को दिशाएं दे चुकी है। छत्रसाल अपनी सेना को आदेश देते हैं। छत्रसाल, मस्तानी को राजसी सम्मान देकर पुणे पहुंचाया जाए। यह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मराठा साम्राज्य की आदरणीय अतिथि है। बाजीराव घोड़े पर सवार होते हैं, मस्तानी दूसरी ओर राजसी पालकी में। बुंदेलखंड की जनता दोनों को विदा करते हुए, जनता, जय बुंदेला, जय बाजीराव। मस्तानी खिड़की से धीरे धीरे बाहर देखती है। उसके राज्य की सरहदें पीछे छूट रही थीं और सामने बढ़ रहा था जीवन का नया अध्याय। बाजीराव घोड़े को मस्तानी की पालकी के पास लाते हैं। बाजीराव, मस्तानी, पुणे का रास्ता आसान नहीं, पर मेरा वचन है, मैं तुम्हारी रक्षा अपने प्राणों से करूंगा। मस्तानी के जवाब में दृढ़ता थी। मस्तानी, और मैं आपके साथ रहकर आपकी हर जीत में अपनी शक्ति जोड़ूंगी। मस्तानी और बाजीराव की कहानी अब शुरू हो चुकी थी। बुंदेलखंड से पुणे तक का सफर, जहां इतिहास बदलने वाला था। लेकिन पुणे में इस खबर ने हलचल मचा दी थी। ब्राह्मण दरबार के बीच एक ही बात फैल चुकी थी, पेशवा एक मुस्लिम स्त्री को साथ ला रहे हैं। बाजीराव के पहुंचते ही उनके भाई चिमाजी अप्पा ने कहा, चिमाजी अप्पा, भाऊ, आपने जो युद्ध किया वह अद्भुत था, लेकिन मस्तानी को साथ लाने से राज्य में असंतोष होगा। बाजीराव शांत स्वर में, बाजीराव, मस्तानी सिर्फ छत्रसाल की बेटी नहीं, वह एक वीर योद्धा और सम्मानित स्त्री है। उसे अपमानित करना बुंदेलखंड का अपमान होगा। सरदारों के बीच फुसफुसाहट बढ़ती जाती है। यह संबंध स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक पेशवा और एक मुस्लिम स्त्री, यह परंपरा के विरुद्ध है। इतिहास के अनुसार मस्तानी को शनिवारवाड़ा में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उसे कृष्णाराव पुरंदरे का काशीपुरा वाड़ा दिया गया रहने के लिए। जब मस्तानी वहां पहुंची, बाजीराव ने कहा, बाजीराव, मस्तानी, यह अपमान तुम्हारे लिए नहीं, यह डर उनका है जो तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए हैं। मस्तानी का उत्तर दृढ़ था, मस्तानी, मैं सम्मान चाहती हूं, सुविधा नहीं। पुणे मुझे स्वीकार करे या नहीं, मैं यहां आपके साथ खड़ी हूं। बाजीराव की माता राधाबाई ने सभा में कहा, राधाबाई, भाऊ, तुमने धर्म और राज्य का काम संभाला है। एक मुस्लिम स्त्री को स्वीकार करके तुम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दोगे? बाजीराव ने शांत पर मजबूत स्वर में कहा, बाजीराव, आई, मैंने उसे युद्ध भूमि में देखा है। उसमें धर्म नहीं, साहस बोलता है। मैं उसकी सम्मान की रक्षा करूंगा, यही मेरा धर्म है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार के कुछ पुरोहित कहते हैं, पुरोहित, पेशवा को मस्तानी से दूर रहना होगा, अन्यथा राज्य में विद्रोह हो सकता है। 2 सरदार जोर देकर बाजीराव को चेतावनी देते हैं, सरदार, भाऊ, आपकी निजी पसंद से राज्य की स्थिरता खतरे में है। बाजीराव का उत्तर बिजली की तरह, बाजीराव, राज्य मेरी तलवार से सुरक्षित है, मेरे जीवन से नहीं। जो मेरे निर्णय को चुनौती देगा वह मेरी वफादारी पर प्रश्न उठाएगा। बाजीराव और मस्तानी के पुत्र शमशेर बहादुर, जिनका नाम कृष्णराव का जन्म हुआ। जब बाजीराव ने कहा, बाजीराव, मेरे पुत्र के नामकरण के बिना समारोह नहीं रुकेगा, पुरोहितों ने प्रतिवाद किया, पुरोहित साहब, हम इस स्त्री की संतति का संस्कार नहीं करेंगे। बाजीराव ने कठोर स्वर में आदेश दिया, बाजीराव, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद अपने बेटे को नाम दूंगा। उनकी दहाड़ से सभा स्तब्ध रह गई।
मस्तानी के लिए महल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तेज अफवाहें फैलने लगीं। मस्तानी पुणे के लिए अपशकुन है, राज्य धर्म को खतरा है। मस्तानी ने अकेले खड़े होकर कहा, मस्तानी, अगर मेरा अस्तित्व उन्हें दुख देता है तो वे मुझे नजरअंदाज करें, लेकिन मैं आपके साथ खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। बाजीराव की आंखों में दृढ़ता चमक उठती है। बाजीराव, मस्तानी, इस दुनिया से लड़ना मेरा काम है और तुम्हारी रक्षा मेरा धर्म। शनिवार वाड़ा के विशाल दरबार में सभी सरदार, पुरोहित और परिवार के लोग इकट्ठा थे। एक ही मुद्दा, मस्तानी को स्वीकार किया जाए या नहीं। चिमाजी अप्पा मुखर होकर बोले, चिमाजी अप्पा, भाऊ, आपकी वीरता पर हमें गर्व है, लेकिन मस्तानी को साथ रखकर आप पूरा समाज अपने खिलाफ कर रहे हैं। पुरोहितों ने कठोर स्वर में कहा, पुरोहित, एक पेशवा का घर धर्म के नियमों से चलता है। मस्तानी को महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। सभागृह गूंज उठा। मस्तानी इस किले में क्यों? पेशवा राज्य को खतरे में डाल रहे हैं। बाजीराव उठे, दृढ़ नजरें और तलवार जैसी आवाज। बाजीराव, मैं यह स्पष्ट कर दूं, मस्तानी मेरे सम्मान की प्रतीक है। जिसने बुंदेलखंड का राज्य बचाया, उस स्त्री को अपमानित करना मेरा कानून नहीं। दरबार शांत हो गया। बाजीराव, अगर मेरा निर्णय किसी को भारी लगता है तो मेरी वीरता उसकी भरपाई कर देगी। राधाबाई ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, राधाबाई, भाऊ, धर्म का पालन तुम्हारी जिम्मेदारी है। मस्तानी की वजह से शनिवार वाड़ा में रोज कलह पैदा हो रही है, यह उचित नहीं। बाजीराव शांत पर कड़क आवाज में, बाजीराव, आई, राज्य की इज्जत मेरी तलवार से चलती है और तलवार बिना न्याय के नहीं चल सकती। मस्तानी को अन्याय सहते नहीं देख सकता। राधाबाई दृढ़ थीं। राधाबाई, तो शनिवार वाड़ा के नियम तुम अकेले नहीं बदल सकते। मस्तानी अंदर नहीं आ सकती। इतिहास के अनुसार दरबार ने मस्तानी पर कई प्रतिबंध लगाए। शनिवार वाड़ा में उनके प्रवेश पर रोक, त्योहारों, पूजा पाठ में शामिल होने पर रोक, सैनिक सुरक्षा कम कर दी गई। भोजन और दवाओं पर भी निगरानी। मस्तानी को खबर मिली। उसने अपने दरवाजे पर खड़े सैनिक से पूछा, मस्तानी, मेरे दरबार तक संदेश क्यों नहीं पहुंचते? सैनिक झुककर बोला, सैनिक, हुक्म ऊपर से है साहिबा, हमें रोका गया है। मस्तानी ने ठंडे स्वर में कहा, मस्तानी, ठीक है, पर याद रखना, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, उस सोच से है जो स्त्री का सम्मान नहीं समझती। रात का समय। बाजीराव काशीपुरा वाड़ा पहुंचे। मस्तानी ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि सीधे कहा, मस्तानी, आप मेरी वजह से अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। क्या इतना संघर्ष आवश्यक है? बाजीराव ने एक ही वाक्य कहा, बाजीराव, सैनिक युद्ध भूमि से नहीं भागता और प्रेम मेरे लिए युद्ध भूमि से कम नहीं। मस्तानी बोली, मस्तानी, और अगर यह प्रेम आपको दुनिया से अलग कर दे, बाजीराव, तो दुनिया मेरे बिना जी लेगी, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं। दरबार के कुछ सरदारों ने गुप्त योजना बनाई। सरदार, अगर बाजीराव का ध्यान युद्ध से हट गया तो मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। हमें उसे मस्तानी से दूर करना होगा। इन साजिशों का असर दिल्ली तक पहुंचा। निजाम और मुगल भी खुश थे कि मराठा दरबार अंदर से टूट रहा है। इन्हीं तनावों के बीच बाजीराव ने अचानक निर्णय लिया, बाजीराव, मैं राजधानी से दूर जा रहा हूं। अगर लोग मेरी निजी जिंदगी से दुखी हैं तो मैं उन्हें अपने बिना राज्य चलाने दूंगा। चिमाजी अप्पा ने चिंतित होकर कहा, चिमाजी अप्पा, भाऊ, यह निर्णय राज्य को संकट में डाल देगा। बाजीराव ने कहा, बाजीराव, अगर मेरी मौजूदगी नुकसान कर रही है तो मेरी अनुपस्थिति ही समाधान है। और इसी निर्णय ने दरबार में और भी भारी हलचल पैदा कर दी। साल 1730-1731 मस्तानी के कारण पेशवा परिवार में पैदा हुआ तनाव अब राजनीतिक रूप ले चुका था। पुणे के कई ब्राह्मण, सरदार और कुलीन परिवार मस्तानी के विरुद्ध खुलकर खड़े होने लगे थे। उन्हें लगता था कि बाजीराव का ध्यान राजनीति से हट रहा है, मस्तानी मुस्लिम प्रभाव लाएगी, पेशवा घराने की मर्यादा टूट जाएगी। इसी कारण मस्तानी पर कई सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। राधाबाई कठोर स्वर में आदेश सुनाती है, राधाबाई, आज से मस्तानी को महल में प्रवेश की अनुमति नहीं। वह पेशवा परिवार की परंपराओं के अनुरूप नहीं। चिमाजी अप्पा भी साथ देता है।
चिमाजी अप्पा और कृष्ण राव मस्तानी का पुत्र को भी कुल की वंशावली में स्थान नहीं मिलेगा। तभी बाजीराव सभा में प्रवेश करता है। बाजीराव, मेरे रहते किसी पर अन्याय का आदेश नहीं दिया जाएगा। राधाबाई, अन्याय यह घर की रक्षा है। बाजीराव, घर सम्मान से चलता है, नफरत से नहीं। राधाबाई कोई उत्तर नहीं देती। यह घटना इतिहास में दर्ज है। मस्तानी पर पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए थे। शहर के क्यों ब्राह्मणों और पंडितों ने निर्णय लिया कि मस्तानी को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके लिए पुणे में अस्पृष्ट जैसा व्यवहार किया जाए। एक बुजुर्ग ब्राह्मण बोलता है, ब्राह्मण, पेशवा हिंदू धर्म का रक्षक है। अगर उसकी पत्नी मुस्लिम मां से जन्मी हो तो आम लोगों में गलत संदेश जाएगा। दूसरा बोलता है, दूसरा ब्राह्मण, उन्हें पुणे की समाज व्यवस्था से दूर रखा जाए। ये बातें कई मराठी अभिलेखों में मिलती हैं। मस्तानी बाजीराव से मिलती है। मस्तानी, मेरी गलती सिर्फ इतना है कि मैंने आपसे प्रेम किया। बाजीराव, तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती उन सोचों की है जिनकी नींव भेदभाव पर रखी है। मस्तानी, आपके बिना मैं इस शहर में अकेली हूं। बाजीराव, जब तक मेरी सांस चल रही है तुम अकेली नहीं। इतिहास में लिखा है, बाजीराव मस्तानी से गहरा प्रेम करते थे और उनके लिए खुलकर खड़े रहते थे। शानीवार वाड़ा के अंदर दो लोग गुप्त वार्तालाप करते हैं, नाना साहेब, बाजीराव का बड़ा पुत्र, और चिमाजी अप्पा। नाना साहेब, पिता साहेब मस्तानी के कारण राज्य को नुकसान न पहुंचा दें। चिमाजी अप्पा, हमें उन्हें लड़ाई के मोर्चों पर व्यस्त भेजना होगा। जब वे दूर रहेंगे तब मस्तानी पर नियंत्रण कर सकेंगे। यह बात इतिहास में भी दर्ज है। बाजीराव को लगातार युद्धों पर भेजना भी एक रणनीति थी ताकि वे मस्तानी से दूर रहें। कुछ मराठा सरदार जैसे होलकर, शिंदे, गायकवाड़ भी इस मामले में टकराव से बचना चाहते थे। एक बैठक में एक सरदार कहता है, सरदार, मस्तानी की वजह से पेशवा घराने में दरार है। यह हमारे सैन्य अभियान पर असर डालेगी। दूसरा सरदार, हमें पेशवा के परिवार को खुद ये हल करने देना चाहिए, राजनीति में दखल नहीं। ये राजनैतिक मतभेद असली इतिहास का हिस्सा है। बाजीराव तमाम विरोध देखकर मस्तानी से कहता है, बाजीराव, जब दुनिया तुम्हें ठुकराती है मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। तुम्हारा सम्मान बचाने के लिए मैं किसी से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो समाज हो, परिवार हो या राजनीति। मस्तानी बस उसे देखती रहती है। यहां भी कोई झूठा संवाद नहीं। बाजीराव की निष्ठा ऐतिहासिक तथ्य है। बाजीराव लगातार दिल्ली मुगल दरबार पर दबाव बना रहा था। उधर पुणे में काशीबाई और बाजीराव का परिवार मस्तानी को स्वीकारने से साफ इनकार कर चुका था। परिवार, विशेषकर चिमाजी अप्पा, राधाबाई, बाजीराव की मां, ने खुलकर विरोध किया। उनका तर्क साफ था, मस्तानी मुस्लिम मां से जन्मी है। पेशवा कुल में दो पत्नी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं, राजनीतिक जोखिम भारी है। इसी बीच मस्तानी भी शानीवार वाड़ा में एक छोटा सा बाहरी निवास पाकर वहीं रहने लगी, पर मुख्य महल में प्रवेश अभी भी रोक था। राधाबाई सिंहासन सदृश आसन पर बैठी हैं। चिमाजी अप्पा और नाना साहेब बालाजी बाजीराव उपस्थित हैं। तभी बाजीराव प्रवेश करता है। राधाबाई, बाजीरा, तूने रियासत की बजाय दिल को चुन लिया है। यह रास्ता घर और राज्य दोनों के लिए कठिन है। बाजीराव, आई, मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मस्तानी मेरी धर्मपत्नी है। चिमाजी अप्पा, धर्मपत्नी शब्द हल्का मत कर। वह बंडेला है, ये ठीक है, लेकिन उनकी मां मुस्लिम थी। पेशवा कुल में यह स्वीकार्य नहीं। बाजीराव, मेरी तलवार हिंदू मुसलमान नहीं देखती अप्पा, मेरे निर्णय भी नहीं। राधाबाई, परिवार की मर्यादा तलवार से नहीं बचती, परंपरा से बचती है। बाजीराव बिना झुके खड़ा रहता है। काशीबाई ने कभी भी मस्तानी पर व्यक्तिगत कटुता नहीं दिखाई, पर दर्द साफ था। बाजीराव कमरे में आता है। काशीबाई, साहिब, मैं आपकी पहली पत्नी हूं। मेरे लिए आपका स्थान वही है, पर जिस राह पर आप चले हैं उसमें मैं आपके पीछे नहीं चल सकती। बाजीराव, काशी, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। काशीबाई, अन्याय की बात नहीं साहिब, पर नाम तो मेरा ही डूब रहा है। लोग कहते हैं पेशवा घर दो हिस्सों में बंट गया। बाजीराव, कोई घर नहीं टूटेगा, मैं सब संभाल लूंगा। काशीबाई कुछ नहीं कहती। इतिहास इसी बात का प्रमाण है कि काशीबाई ने विरोध नहीं किया,
पर टूटती जरूर थीं। मस्तानी अपने पुत्र शमशेर बहादुर कृष्णराव को साथ रखे हुए हैं। बाजीराव उनसे मिलने आता है। मस्तानी, आपके शहर ने मुझे बांट कर देखा, न हिंदू समझा न मुसलमान। आपके परिवार ने मुझे पत्नी नहीं माना। बाजीराव, मस्तानी, मैं तुम्हारे लिए किसी दीवार को नहीं मानता, तुम्हें सम्मान दिलाकर ही रहूंगा। मस्तानी, सम्मान दिलाएंगे या युद्ध? बाजीराव, अगर सम्मान पाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटूंगा। इतिहास में यह दर्ज है कि बाजीराव ने मस्तानी को बचाने और उनके सम्मान के लिए कई बार खुलकर अपने परिवार से भिड़ंत ली। राधाबाई, चिमाजी अप्पा, नाना साहेब तीनों बातचीत करते हैं। राधाबाई, बाजीराव अपनी राह नहीं बदलेगा, हमें घर और राज्य की मर्यादा बचानी है। चिमाजी अप्पा, मस्तानी को शानीवारवाड़ा से बाहर ही रखना होगा और उनके पुत्र को पेशवा उत्तराधिकार से दूर, यही समाधान है। नाना साहेब, पिता साहेब महान योद्धा हैं, पर रियासत का भविष्य भावनाओं से नहीं चलता। इन बातों का उल्लेख कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है कि पेशवा परिवार ने मस्तानी और उनके पुत्र के खिलाफ कड़े निर्णय लिए। साल था 1740। मराठा साम्राज्य लगातार युद्धों में व्यस्त था। बाजीराव का अधिकांश समय मैदानों में बीतता था। पुणे, राजनीति और समाज तीनों ने मिलकर मस्तानी को उससे अलग ही रखा हुआ था। बाजीराव उत्तर भारत के मुगल इलाकों में अभियान चला रहा था। उसी समय उसे बुखार और कमजोरी ने पकड़ लिया। बाजीराव कमजोर आवाज में इतनी लड़ाइयां लड़ी, पर आज शरीर ही युद्ध हार रहा है। सैनिक उसकी हालत देख चिंतित होते हैं। दरबार को तुरंत संदेश भेजा जाता है। पुणे में मस्तानी को खबर मिलती है कि बाजीराव की तबीयत बिगड़ चुकी है। मस्तानी घबरा उठती है। मस्तानी, मुझे उनके पास जाना है अभी। पर रास्ते में राजनीतिक रोड़ा डाल दिया जाता है। नाना साहेब, चिमाजी और दरबार किसी ने भी मस्तानी को तुरंत जाने नहीं दिया। दरबारी, आदेश है, पेशवा बीमार हैं, इस समय कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिल सकता। मस्तानी जानती थी यह बाहरी शब्द उसी के लिए था। बाजीराव नर्मदा किनारे रावेरखेड़ी नामक स्थान पर रुका था। ताप बढ़ता जा रहा था, पर मन सिर्फ एक नाम पुकार रहा था, मस्तानी। एक सेनापति पूछता है। सेनापति, साहिब किसकी चिंता है? बाजीराव, वह जो दुनिया के खिलाफ मेरे साथ खड़ी रही, उससे मिले बिना मैं कैसे आंखें बंद कर दूं? इतिहास में दर्ज है, उनकी हालत में लगातार मस्तानी का नाम लिया गया था। पुणे में मस्तानी ने जैसे ही बाजीराव की मौत की खबर सुनी, उसने खाना पानी त्याग दिया। कई इतिहासकारों के अनुसार या तो उसने खुद प्राण त्याग दिए या फिर गहरे दुख से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दस्तावेज कहते हैं कि उसे बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन एक बात सभी स्रोतों में एक समान है, मस्तानी बाजीराव के कुछ ही दिन बाद मर गई। उसके अंतिम शब्द माने जाते हैं, जहां वह गया है वहीं मैं भी जाऊंगी। बाजीराव की चिता जल रही थी। मराठा सरदार, सेनापति और हजारों सैनिक खड़े थे। उनकी तलवारों को भी मानो पहला ऐसा दिन मिला था जब वे खुद को कमजोर महसूस कर रही थीं। चिमाजी अप्पा कहता है, चिमाजी अप्पा, आज मराठा साम्राज्य ने अपना सबसे तेज शस्त्र खो दिया। नाना साहेब धीमे बोलते हैं, नाना साहेब, काश मैंने पिता को समझा होता, पर अब पछताने का समय निकल चुका था। इतिहास के अनुसार बाजीराव की मृत्यु रावेरखेड़ी, नर्मदा किनारा पर बुखार से हुई मस्तानी उसी वर्ष कुछ दिनों के अंदर मर गई। दोनों को एक दूसरे से दूर रखा गया था। प्रेम, राजनीति और समाज, तीनों ने इस कहानी का दर्दनाक अंत लिखा। बाजीराव आकाश की तरफ देखते हुए, मस्तानी, अगर प्रेम पाप है तो मैं यह पाप 1000 जन्म तक करूंगा। और पन्ना बंद हो गया एक ऐसे योद्धा का जिसने 41 साल की उम्र में 41 लड़ाइयां जीती, पर जिसके प्रेम को उसकी ही दुनिया ने हारने दिया।